चौहान वंश का नाम जब भी लिया जाता है तो सबसे पहले उनकी तलवारें, उनके रणकौशल और उनके युद्धों की गाथाएं स्मरण हो उठती है। ये वंश केवल राजसिंहासन और राजधानी बनाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसका अस्तित्व ही युद्ध और शौर्य से परिभाषित हुआ। चौहान शासक योद्धा कुल से थे और उनकी परंपरा ही ऐसी थी कि राजकुमार बचपन से ही घुड़सवारी, धनुर्विद्या, भाला चलाना और रणकौशल सीखते थे। यही कारण था कि चौहान वंश ने अपने समय में अनेक दुर्गों और राजधानियों को शक्ति के बल पर सुरक्षित रखा और शत्रुओं से मोर्चा लिया। सैन्य संगठन चौहान साम्राज्य का मेरुदंड था। उनकी सेना मुख्यतः 4 अंगों में बटी थी: घुड़सवार, हाथी सेना, पैदल सैनिक और रथ। किंतु समय के साथ रथों का महत्व घटता गया और घुड़सवार सेना अधिक शक्तिशाली बन गई। राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में घोड़े सबसे उपयुक्त साधन थे, इसलिए चौहान सेना का सबसे मजबूत आधार घुड़सवार थे। रणथंभौर और अजमेर में विशेष अस्तबल बनाए गए थे जहां विदेशी नस्ल के घोड़े पाले जाते। हाथी सेना भी चौहान साम्राज्य का गर्व थी। युद्ध में हाथियों का उपयोग न केवल आक्रमण के लिए होता, बल्कि शत्रु की पंक्तियों को तोड़ने के लिए भी किया जाता। हाथियों पर भारी कवच पहनाए जाते और उन पर मीनार जैसी हौदियां लगाई जाती, जिनमें धनुर्धारी और भालेधारी सैनिक बैठे रहते। पैदल सेना संख्या में सबसे अधिक थी। इन सैनिकों के हाथों में ढाल, भाले, तलवारें और धनुष बाण होते। युद्धनीति के मामले में चौहान शासक अत्यंत कुशल थे। वे अपने दुर्गों और किलों का रणनीतिक उपयोग करते। रणथंभौर, तारागढ़ और अजमेर जैसे दुर्ग इस प्रकार निर्मित थे कि शत्रु उन्हें आसानी से जीत न सके। चौहान सेनाएं प्रायः घेराबंदी, सीज की रणनीति अपनाती और शत्रु की रसद व्यवस्था को काटकर उसे थका देती। खुले मैदान में युद्ध के समय वे अश्वसेना की तीव्र गति का प्रयोग करते। घुड़सवार दाएं बाएं से आक्रमण करके शत्रु को भ्रमित कर देते और बीच से हाथी सेना आकर उसकी पंक्ति तोड़ देती। हथियारों में चौहान वंश के सैनिक तलवार, भाला, गदा, धनुष बाण और कटार का प्रयोग करते। तलवारें विशेष इस्पात से बनाई जाती, जिनकी धार लंबे समय तक बनी रहती। राजस्थान के कुछ भागों में इस्पात के अच्छे उत्पादन की जानकारी मिलती है। सैनिकों को कवच, हेलमेट और ढाल से सुरक्षित किया जाता। राजपूत योद्धा युद्ध से पहले अपने कुलदेवता की पूजा करते और फिर रणभूमि में उतरते। अब यदि हम उनके प्रमुख युद्धों की ओर देखें तो चौहान वंश का इतिहास वीरता और बलिदान की कहानियों से भरा मिलता है। सबसे पहले रणथंभौर के युद्ध उल्लेखनीय है। रणथंभौर का दुर्ग चौहान साम्राज्य का अभेद्य गढ़ माना जाता था। कई मुस्लिम आक्रमणकारी इस दुर्ग को जीतने आए, किंतु उनकी असफलता की कहानियां प्रसिद्ध हैं। चौहान राजाओं ने दुर्ग की प्राचीरों और ऊंचाई का लाभ उठाकर शत्रुओं को पीछे धकेल दिया। फिर आता है वह महागाथा जिसने चौहान वंश को भारतीय इतिहास में अमर कर दिया, तराइन के युद्ध। प्रथम तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान ने अनेक राजपूत रियासतों को संगठित करके उसका सामना किया। तराइन के मैदान में पृथ्वीराज की सेना ने घोरियों को पराजित किया। कहा जाता है कि पृथ्वीराज के अश्वारोही और हाथी सेना ने मिलकर शत्रु को चारों ओर से घेर लिया और गौरी को बंदी बना लिया। यह पृथ्वीराज की सबसे बड़ी विजय थी। किंतु इतिहास ने एक वर्ष बाद करवट बदली। द्वितीय तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। इस बार गौरी ने अधिक तैयारी की थी। उसने अपनी सेना को संगठित किया और कुछ धोखेबाज भारतीय राजाओं का सहयोग प्राप्त किया। युद्ध भयंकर हुआ। राजपूतों ने वीरता से लड़ाई लड़ी, किंतु अंततः पृथ्वीराज पराजित हुए। ये पराजय केवल चौहान वंश की ही नहीं, बल्कि उत्तरी भारत की स्वतंत्रता के लिए निर्णायक सिद्ध हुई। दिल्ली और अजमेर मुस्लिम सत्ता के अधीन हो गए। तराइन का द्वितीय युद्ध चौहान वंश के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। यद्यपि पृथ्वीराज की पराजय हुई, किंतु उनकी वीरता और स्वाभिमान ने उन्हें अमर बना दिया। चंद्रबरदाई के रासों में वर्णित है कि गौरी के दरबार में भी पृथ्वीराज ने अपनी वीरता दिखाई। जब गौरी ने उन्हें अपमानित करने की कोशिश की तो पृथ्वीराज ने आखिरी बार अपनी शब्दभेदी बाणकला का प्रयोग करके गौरी को मृत्यु का दंड दिया। भले ही यह कथा साहित्यिक अतिशयोक्ति हो, किंतु ये भारतीय मानस में चौहान वीरता की अमर गाथा बन गई। तराइन के अतिरिक्त चौहान राजाओं ने गढ़वाल, चालुक्य और सोलंकी वंशों से भी संघर्ष किया। कन्नौज और गुजरात की रियासतें अक्सर चौहान साम्राज्य से टकराती। इन युद्धों ने चौहान साम्राज्य की सैन्य शक्ति को परखा और कई बार कमजोर भी किया।
फिर भी उनकी वीरता और रणकला सदैव प्रख्यात रही। युद्ध केवल रणभूमि तक सीमित नहीं थे, बल्कि चौहान वंश के किलों और दुर्गों में भी खेले जाते। जब शत्रु दुर्गों को घेर लेता, तब चौहान योद्धा महीनों तक उसका सामना करते। महिलाएं भी जौहर और साका की परंपरा में भाग लेती। जब दुर्ग का पतन निश्चित हो जाता, तब राजपूत स्त्रियां अग्निकुंड में कूदकर जौहर करती और पुरुष अंतिम रण में कूदकर वीरगति को प्राप्त होते। ये परंपरा चौहान वंश की अदम्य आत्मा का प्रतीक है। इस प्रकार चौहान वंश की सैन्य शक्ति और युद्ध नीति ने उन्हें इतिहास में अद्वितीय स्थान दिलाया। उनकी पराजय भी वैसे ही याद की जाती है जैसी विजय, क्योंकि उन्होंने शौर्य और आत्मसम्मान की जो परिभाषा गढ़ी, वह सदैव अमर रहेगी। चौहान वंश का इतिहास केवल रणभूमि और तलवारों से ही नहीं लिखा गया, बल्कि इसके पीछे एक गहरी कूटनीति और वैवाहिक संबंधों की बुनावट भी रही। उस युग में विवाह केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक बंधन नहीं था, बल्कि राज्यों के बीच राजनीतिक समझौते और गठबंधन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम था। चौहान वंश ने भी इस परंपरा का भरपूर उपयोग किया। उनके वैवाहिक संबंधों ने कभी उनके साम्राज्य को शक्ति प्रदान की, तो कभी उन्हें संकटों में भी डाला। सबसे पहले यदि हम प्रारंभिक चौहान शासकों की बात करें, तो हमें मिलता है कि उन्होंने राजस्थान के अन्य क्षत्रिय वंशों जैसे परमार, सोलंकी और गढ़वाल वंश से विवाह संबंध स्थापित किए। यह विवाह राजनीतिक स्थिरता और परस्पर सहयोग का आधार बने। उदाहरण के लिए अजयराज चौहान ने परमार वंश से संबंध जोड़े, जिससे उन्हें मालवा की ओर से सुरक्षा मिली। इसी प्रकार चौहान राजकुमारियों का विवाह चालुक्य और सोलंकी घरानों में हुआ, ताकि गुजरात और पश्चिमी भारत से सहयोग मिल सके। लेकिन इन विवाहों ने हमेशा स्थायी शांति नहीं दी। कभी कभी यही संबंध प्रतिद्वंद्विता में बदल जाते। उदाहरण के लिए गुजरात के चालुक्य और चौहान वंश के बीच वैवाहिक संबंध तो थे, लेकिन समय समय पर दोनों राज्यों में युद्ध भी हुए। यह मध्यकालीन भारतीय राजनीति की विडंबना थी कि जहां विवाह से मित्रता का संदेश जाता, वहीं महत्वाकांक्षा और सत्ता की लालसा उस मित्रता को टूटने पर मजबूर कर देती। सबसे प्रसिद्ध और चर्चित वैवाहिक संबंध पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता का है। ये कथा भारतीय इतिहास और साहित्य दोनों में अमर हो चुकी है। संयोगिता जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच लंबे समय से प्रतिद्वंद्विता चल रही थी। जयचंद ने पृथ्वीराज को अपना शत्रु मान लिया था, किंतु संयोगिता का हृदय पृथ्वीराज के लिए धड़कता था। कहते हैं कि जब जयचंद ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया, तो उसने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उसका आमंत्रण नहीं भेजा और उसके पुतले को द्वार पर द्वारपाल की भांति खड़ा कर दिया। किंतु संयोगिता ने सभा में जाकर उसी पुतले को वरमाला डाल दी। यह दृश्य मानो उस युग की राजनीति को एक नई दिशा देने वाला था। इसके बाद पृथ्वीराज ने अपने सैनिकों के साथ वहां धावा बोला और संयोगिता को लेकर अजमेर लौट आया। यह विवाह केवल प्रेम की विजय का प्रतीक नहीं था, बल्कि चौहान और गढ़वाल वंश के बीच गहरी शत्रुता का कारण भी बन गया। जयचंद, जो पहले ही पृथ्वीराज से ईर्ष्या रखता था, अब उसकी पराजय देखने की लालसा से भर गया। यही कारण है कि जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, तो जयचंद ने गौरी की सेना को सहयोग दिया। इस प्रकार चौहान वंश का ये प्रेम विवाह उनकी शक्ति का सहारा बनने की बजाय उनके पतन का कारण बन गया। चौहान वंश ने केवल उत्तर भारत ही नहीं, बल्कि दक्षिण और पश्चिम भारत के वंशों से भी वैवाहिक संबंध बनाए। रणथंभौर और अजमेर के राजकुमारियों का विवाह चालुक्यों, परमारों और कभी कभी कलचुरियों में भी हुआ। इन संबंधों से उनके राज्य को अस्थायी शांति और व्यापारिक सहयोग मिला। परंतु राजपूत राज्यों की यह विडंबना रही कि वे एक दूसरे के शत्रु भी बने रहे। कूटनीति की दृष्टि से चौहान वंश को कई बार कठिनाइयां उठानी पड़ी। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली और अजमेर को एकजुट कर लिया था, किंतु अन्य राजपूत राजाओं को एक सूत्र में बांधने में वे असफल रहे। चंदबरदाई ने रासों में लिखा है कि पृथ्वीराज ने कई बार अन्य राजाओं को बुलाकर मुस्लिम आक्रमणकारियों का सामना करने का प्रस्ताव दिया, किंतु व्यक्तिगत ईर्ष्या और सत्ता लोलुपता के कारण वे सब एक नहीं हो पाए। यदि हम चौहान वंश के वैवाहिक और कूटनीतिक संबंधों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये स्पष्ट होता है कि उन्होंने उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार सही निर्णय तो लिए, लेकिन राजपूतों की परस्पर प्रतिद्वंद्विता ने उनकी शक्ति को कमजोर कर दिया। आर्थिक दृष्टि से भी विवाह संबंध उपयोगी थे। जब चौहान वंश ने गुजरात, मालवा और कन्नौज से संबंध जोड़े, तो व्यापारिक मार्गों पर उनका नियंत्रण आसान हो गया।
दहेज और उपहार स्वरूप भूमि, धन और सैनिक सहायता प्राप्त होती। इस प्रकार विवाह संबंध केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान ही नहीं, बल्कि आर्थिक और सामरिक सहयोग का माध्यम भी बने। धार्मिक दृष्टि से भी ये विवाह महत्वपूर्ण थे। चौहान वंश की राजकुमारियां जब अन्य वंशों में जाती, तो वे अपने साथ अजमेर और रणथंभौर की सांस्कृतिक परंपराएं ले जाती। वहीं दूसरी ओर बाहरी वंशों से आने वाली राजकुमारियां चौहान दरबार में नई रीति नीतियां और कलात्मक शैलियां लेकर आती। इस आदान प्रदान से चौहान संस्कृति और अधिक समृद्ध हुई। यदि गहराई से सोचे तो चौहान वंश के वैवाहिक संबंधों ने उन्हें कभी मित्रता का कवच दिया, तो कभी शत्रुता का शूल। विशेषकर संयोगिता और पृथ्वीराज की गाथा ने ये सिखाया कि राजनीति में प्रेम और व्यक्तिगत भावनाएं कई बार साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार चौहान वंश की कूटनीति और वैवाहिक संबंध एक ऐसी जटिल कहानी है, जिसमें शक्ति, प्रेम, ईर्ष्या और विश्वासघात सभी एक साथ गुथे हुए हैं। इन संबंधों ने इतिहास की दिशा बदल दी और चौहान वंश की गाथा को अमर बना दिया। चौहान वंश का इतिहास केवल युद्ध और साम्राज्य विस्तार की गाथा नहीं है, बल्कि यह उनकी धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक चेतना का भी सजीव प्रमाण है। भारत का मध्यकालीन समाज जितना वीरता और शौर्य के लिए प्रसिद्ध था, उतना ही अपनी धर्मनिष्ठा और भक्ति भाव के लिए भी। चौहान वंश इसका एक अद्वितीय उदाहरण है। उनके धार्मिक जीवन की धारा में वैदिक परंपरा, शैव और वैष्णव भक्ति, जैन धर्म का संरक्षण और बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णुता, सब कुछ सहज रूप से प्रवाहित होता है। अजमेर नगरी, जो चौहान वंश की राजधानी बनी, अपने आरंभ से ही धार्मिक दृष्टि से समृद्ध रही। अरावली की पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित इस नगर में प्राचीन शिवालयों की घंटियां गूंजती थी। चौहान शासक स्वयं को शिव का उपासक मानते थे। पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज अजयराज और अर्णोराज ने अनेक शिवालयों का निर्माण करवाया। अजमेर का अर्णोराजेश्वर मंदिर, जिसे बाद में अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा गया, वास्तव में उनकी धार्मिक भावना और स्थापत्य कला का अनुपम नमूना था। इस मंदिर में शिव की भव्य प्रतिमा स्थापित थी और यहाँ नित्य प्रातः वंदन, अर्चन और रुद्राभिषेक की परंपरा चलती थी। लेकिन चौहान वंश का धार्मिक जीवन केवल एक संप्रदाय तक सीमित नहीं था। वे शैव उपासक अवश्य थे, किंतु उन्होंने वैष्णव धर्म और शक्ति उपासना को भी उतनी ही श्रद्धा दी। रणथंभौर के मंदिरों में विष्णु के दशावतारों की मूर्तियां मिलती हैं। दुर्गा, काली और भद्रकाली की पूजा भी चौहान दरबार की रीतियों में सम्मिलित थी। युद्ध से पूर्व सैनिक देवी दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष जाकर विजय का आशीर्वाद मांगते थे। जैन धर्म के साथ चौहान वंश का संबंध विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अजमेर और रणथंभौर जैन धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र रहे। चौहान राजाओं ने जैन आचार्यों और साधुओं को संरक्षण दिया। अर्णोराज और अजयपाल जैसे शासक जैन मंदिरों के निर्माण में सहायक बने। चौहान दरबार में जनाचार्य सोमदेव, जिनप्रभा सूरी और हेमचंद्र जैसे विद्वानों का आदर होता था। अजमेर और नारौल में जैन मंदिरों की भव्यता आज भी इस धार्मिक सहिष्णुता की गवाही देती है। कहते हैं कि रणथंभौर में चौहान शासकों ने जैन धर्मावलंबियों को विशेष सुविधाएं दी, ताकि वे अपने धर्मग्रंथों का अध्ययन और प्रचार कर सकें। उस समय अनेक श्वेतांबर और दिगंबर मठों की स्थापना हुई। जैन व्यापारियों और सेठों ने चौहान साम्राज्य में आर्थिक गतिविधियों को गति दी। उनके व्यापारिक नेटवर्क से राज्य की समृद्धि बढ़ी और शासक वर्ग को आर्थिक सहयोग मिला। इस प्रकार चौहान वंश की धार्मिक नीति केवल आस्था ही नहीं, बल्कि राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ी थी। बौद्ध धर्म उस समय तक भारत में अपनी प्राचीन महत्ता खो चुका था, किंतु चौहान शासकों ने उसके अवशेषों के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण रखा। अजमेर और पुष्कर के आसपास कई बौद्ध स्तूप और विहार खंडहर रूप में विद्यमान थे। चौहान शासकों ने उनमें से कुछ का जीर्णोद्धार करवाया और वहां बौद्ध भिक्षुओं को रहने की अनुमति दी। हालांकि बौद्ध धर्म की नई धारा यहाँ सक्रिय नहीं थी, फिर भी चौहान साम्राज्य की सहिष्णुता ने उसे सम्मानजनक स्थान दिया। पृथ्वीराज चौहान के समय में धार्मिक जीवन अपने चरम पर था। उनके दरबार में पंडित, कवि और संत बराबर सम्मानित थे। चंद्रबरदाई जैसे कवि न केवल राजनीतिक बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी प्रेरणा देते थे। दरबार में वैदिक यज्ञों का आयोजन होता तो कभी जैन आचार्यों के उपदेश सुनाए जाते। पृथ्वीराज ने पुष्कर तीर्थ का विशेष संरक्षण किया। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर, जो आज भी विश्व का अद्वितीय तीर्थ है, चौहान काल में अपने उत्कर्ष पर था। राजपूत समाज में युद्ध और धर्म एक दूसरे के पूरक माने जाते थे।
युद्ध से पहले शस्त्र पूजन, ध्वज पूजन और देवताओं की आराधना अनिवार्य थी। रणभूमि में शत्रु को पराजित करना केवल राजनीति नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा माना जाता था। चौहान वंश ने इस आदर्श को अपनी जीवन रेखा बनाया। पृथ्वीराज चौहान की वीरता को केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी गौरवमयी माना गया। चौहान वंश की धार्मिक उपलब्धियां केवल पूजा और मंदिर निर्माण तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अनेक धर्मशालाएं, सराय और जलाशय बनवाए। यात्रियों और तीर्थयात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराना उनका कर्तव्य माना जाता था। अजमेर और रणथंभौर में बने सरोवर आज भी उनकी दानशीलता और धार्मिकता की याद दिलाते हैं। उनकी धार्मिक मुद्रा भी उल्लेखनीय थी। चौहान शासकों ने अपने सिक्कों पर देवताओं के प्रतीक अंकित करवाए। कई मुद्राओं पर सूर्य और चंद्र की आकृतियां मिलती हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि वे अपनी धार्मिक मान्यताओं को राज्य प्रशासन में भी प्रतिबिंबित करते थे। चौहान वंश के धार्मिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनकी सहिष्णुता रही। जहां एक ओर वे हिंदू धर्म के कट्टर रक्षक थे, वहीं दूसरी ओर उन्होंने जैन और बौद्ध धर्मावलंबियों को भी आश्रय दिया। यहां तक कि मुस्लिम सूफियों को भी अजमेर में जगह दी गई। यही कारण है कि अजमेर बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे सूफी संत का निवास स्थान बना। इस प्रकार चौहान वंश का धार्मिक जीवन भारतीय संस्कृति की उस गंगा जमुनी परंपरा का प्रतीक है, जहां विभिन्न आस्थाएं, संप्रदाय और विश्वास एक साथ रहते थे। चौहान राजाओं ने धर्म को केवल व्यक्तिगत आस्था के रूप में नहीं, बल्कि राज्य की स्थिरता, समाज की एकता और संस्कृति की समृद्धि के साधन के रूप में देखा।